वन और मोर, एनी डाउट? पेपर 2 वन और मोर। डेफिनेट इंटीग्रल की शीट वेडनेसडे को 3 PM पर डिस्कस होगी, ठीक, आज नहीं। वन और मोर, नो डाउट? क्या बात है, नो डाउट है। अभी से चैट में प्रॉब्लम आ गया? नहीं, पेपर 2 इजी नहीं था। क्वेश्चन नंबर टू जरूर इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे डिक्टेट कर देता हूं, कोई एक ऑप्शन बता देता हूं। ए बी ए प्लस पी आइडम पोटेंट, इसमें तो ए बी प्लस बी ए नल वेक्टर आता है, नल मैट्रिक्स आता है। और रही बात ए एंड बी ऑर्थोगोनल, ये आराम से ऑप्शन चेक हो गया था, है ना। मेरे ख्याल से थर्ड ऑप्शन बेटर था। ए प्लस बी आई है, ए आइडम पोटेंट है, तो ए बी नल मैट्रिक्स होगा। तो लोगों ने ए से मल्टीप्लाई कर दिया था, ए स्क्वायर प्लस ए बी बराबर ए, तो ए स्क्वायर और ए बराबर है, तो इससे ए बी नल मैट्रिक्स आ गया। ऐसे ही बी ए भी आ जाएगा कि ए को बैक में मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4 तो कई बार का किया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कुछ बेटर किया था। x की पावर 1/3 ग्राफ डेफिनेटली, तो x की पावर 1/3 लाइक दिस 1000 तक। तो इसमें इंप्रूवमेंट ऐसे किया कि एरिया लेस, मानते हो ये कॉन्केव डाउन है, ठीक, तो थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया सॉल्यूशन को। वन कॉन्केव डाउन में जानते हो ना कि अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करें तो लाइन ग्राफ के नीचे बनती है, बस इसके थ्रू आंसर आ गया। 2 3 एंड सो ऑन टिल कहां तक जाना है? वन 1000 की पावर क्यूब रूट लाइक दिस, 999 एंड 1000। तो बस अब तुम कह सकते हो कि ये तो ट्रायंगल है और फिर ये ट्रिपेजियम स्टार्ट हो गए, तो हाफ इंटू 1 प्लस, बस अब ट्रिपेजियम्स जोड़ते जाओ, तो 1 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3, है ना। ट्रिपेजियम का एरिया तुमको आज भी याद होगा ना, प्लस एंड सो ऑन, 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3 टिल 999 पावर 1/3 1000 1/3। एक बार देख लो मैंने ट्रिपेजियम का एरिया सही जोड़ा है कि नहीं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स विड्थ, विड्थ तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड तो 1 है, सही है ना। तो अभी कैपिटल एस तुमको क्रिएट करना था, और ये ग्राफ से कह सकते हो ना कि ये क्वांटिटी लेस है देन इंटीग्रल, है ना। तो इंटीग्रल की वैल्यू निकाल दो यार, 0 से लेकर 1000 तक। तो ओरली कर देते हैं, x की पावर 1/3 का इंटीग्रल पता नहीं कितना हो गया, x की पावर 4/3, 1000 की पावर 4/3 कितना हो जाएगा? 10,000, सही है ना, इज लेस। अब तुम इंटरेस्टेड हो सिग्मा, तो देख पा रहे होगे ना इसमें हर टर्म 2 बार आ रही है, 1 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, मतलब क्यूब रूट 3, 999 2 टाइम्स। लेकिन मानते हो ये 1000 एक बार आया, तो थोड़ी सी बुद्धि लगा लो कि सर सिग्मा r 1/3, ये सारे टर्म 2 बार आए, 1 से लेकर 1000 तक, लेकिन एक 1000 को आपने एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। 1000 की पावर 1/3, उसको भी 2 टाइम्स रीड कर लिया था ना मैंने, इंटू हाफ। ये मैनिपुलेशन समझो यार क्या हुई, बस। तो अब इसको रीअरेंज करके आ जाता है आंसर, आई थिंक।
ये देख लो कितना आ रहा है। तो यू विल गेट दिस क्वांटिटी लेस देन, सही है ना? नहीं भाई, ड्रॉपर्स शांत बैठे थोड़ी देर। वन और मोर, एनी अदर? फैक्टर्स का क्वेश्चन क्या करोगे यार पूछ करके? एक्स वाई जेड इंटीजर है ना, 10,800, तो 10,800 परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो 10,800 के पहले जो है ना, पहले तुम फैक्टर्स करो। तो मैंने फैक्टर्स लिख रखे हैं। ये आया था 2 की पावर 5, 3 स्क्वायर, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ये आता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन तो रहने दो, है ना, 6 नहीं बताऊंगा। तो 10,800 ये बना। नाउ एक्स वाई जेड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, अब इसमें एक्चुअली इंटीजर बोला है, तो इसमें केसेस बने थे कि ऑल आर पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, या 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। ठीक, अब जैसे तीनों पॉजिटिव का आंसर निकाल लो, लेट द आंसर ऑफ, ऑब्टेन द आंसर ऑफ ऑल पॉजिटिव। तो जिसको अकल है वो पता क्या करेगा, कहेगा कि ये जो 2 है ना, पावर 5, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो ओवर 3%। ठीक, एक्स वाई एंड जेड 3% को डिस्ट्रीब्यूट करो। एलाइक ऑब्जेक्ट, एलाइक ऑब्जेक्ट तुम समझते हो क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि दिस इज 2 स्क्वायर, है ना, दिस कंटेन 2 क्यूब, तो कोई नहीं पूछेगा कि विच 2 स्क्वायर, कौन से 2, कौन से 2 के पावर तुमने लिए हैं, है ना। तो 5 एलाइक डिस्ट्रीब्यूट ओवर 3%, तो मेरे ख्याल से आता है तुम लोग को एलाइक ऑब्जेक्ट 5 + 2c2, फाइन। इसी तरह से 2 + 2c2, 1 + 2c2, 1 + 2c2। अगर मैंने कैलकुलेशन सही है कि तो ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक, लेकिन अब जैसे मैं कॉमन सेंस से बात करूं कि एक आंसर एक्स का अल्फा है, बीटा है और गामा है, वाई एंड जेड। तो जब तुम 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव पर जाओगे, ठीक है, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा कॉमा गामा की पॉजिटिव कौन है, तो उस बेस पर ये जो अल्फा बीटा गामा है ना, ये तुमको 3 आंसर्स देगा कि सर 3 आंसर्स यू विल गेट फॉर अल्फा बीटा गामा। अरे एक बार इसे प्लस ले लेना, एक बार इसे प्लस ले लेना, एक बार इसे प्लस ले लेना। कोशिश करो मैं क्या कहना चाहता हूं। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज सेम को लेकर के तुमको 4 आंसर हुए, बिकॉज ऑफ ऑल 3 पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ 2 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव, है ना। तो एक्चुअली ये जो तुमने आंसर लिखा, जस्ट मेक इट इनटू 4। ठीक है, तो अच्छा सवाल था पीएनसी का। पैराग्राफ में कोई डाउट है? बस अब पैरा नहीं, मतलब स्टेम, ओनली स्टेम यू आस्क। फिर पैरा और जो इंटीजर है ना, वो क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे ना, थ्योरी पढ़ाने के बाद। स्टेम 1, 2 एंड 3, एनी डाउट? स्टेम काफी आसान थे। स्टेम आई एम आस्किंग, स्टेम 1, 2, 3। अच्छा, तीसरा स्टेम दैट इज वैल्यूज ऑफ एक्स। तो देख, एफ एक्स का फंक्शन तो कुछ ज्यादा इजी था, तो वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सर एफ एक्स का ग्राफ बना लो, लोकल मैक्सिमम मिनिमा दिख जाता है। अच्छा, तुमने 11 पूछा है, रहने दो, 11 तो नो डाउट। 12th क्वेश्चन फिर भी बेटर था, क्योंकि 12th क्वेश्चन में, ठीक है, जो लोग थोड़ा सा बेटर सोचेंगे दे विल फाइंड कि सर जो भी आपने जीएक्स लिखा है, तीनों डेफिनेशन पे जो डेरिवेटिव आएगा वो -2/1 + f² इंटू एफ डैश होगा। सही है, तो उससे तुमको समझ में आ जाएगा कि अगर जी डैश पॉजिटिव चाहिए तो एफ डैश को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जो तीसरा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन था, वो अच्छा था कि सर एफ डैश नेगेटिव, और ये जो एफ की डेफिनेशन है उस पर जाकर के ढूंढो एफ डैश नेगेटिव कब है। ठीक, और उसमें ध्यान रखना
कि -1 और 1 जिस x पर fx आएगा वो आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, तो जितने लोगों ने f डैश नेगेटिव सही से ऑब्टेन किया ना, तो उनका इंटरवल आया था 0 से लेकर 2 तक, है ना, 0 से 2। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फंक्शन डिक्रीजिंग में fx की वैल्यू -1, fx की वैल्यू 1 अलाउ नहीं होगी, तो 0 से 2 में वैल्यूज हटेंगे, तो fx की वैल्यू -1 यू चेक एंड 1 यू चेक, तो 1 तो यहीं पर आती है 0 पर, और जो -1 है ना वो आ रही है क्या है fx 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -1 √2 पर, √2, ये आंसर आता है। समझ गए? तो इसलिए इंटीजर जो है ना वो सिर्फ एक ही है और वो है 1। बाकी का डिस्कशन क्लास के एंड में, ठीक है? ओके, लास्ट क्लास में मैंने कुछ वेक्टर्स के क्वेश्चन दिए थे, करके आए हो? हाँ दीपमन, मेरे ख्याल से बेस्ट क्वेश्चन अब जाके किसी ने पूछा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। मैं वही देख रहा था कि जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा क्वेश्चन था वो ही कोई किसी ने नहीं पूछा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम बता देता हूं मैं दीपमन। फर्स्ट क्वेश्चन में जो एफ डैश है ना वो डिफरेंशियबल होगा, ठीक है? वो तुम आराम से प्रूव कर सकते हो, मतलब एफ डबल डैश एग्जिस्ट की बात कर रहा हूं मैं। वो तुम ऐसे कर सकते हो कि तुम फॉर एग्जाम्पल कुछ भी y को कुछ भी पुट कर दो कि सर मैं x को y+1 रख रहा हूं, तो देख f ऑफ y+1 माइनस f ऑफ y, तुम्हारी इक्वेशन को पुट किया, y+1 माइनस y इज 1, ये आ गया। अब मानते हो ये डिफरेंशियबल है, ये भी डिफरेंशियबल है, क्वेश्चन में दिया है, तो ये डिफरेंशियबल हो गया फॉर एवरी y+½ तो तुम समझ गए कि सर f डैश x डिफरेंशियबल फॉर एवरी x प्रूव हो गया। ठीक, अब मैं तुमको ओरल हिंट देता हूं। अब मैंने क्या किया था, ये दोनों इक्वेशन को ना ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना उसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। ऑब्वियसली तुम जानते हो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब होता है, y को कांस्टेंट ट्रीट करके, और फिर एक बार मैंने इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था x को कांस्टेंट मानते हुए। फिर उसके बाद जो इक्वेशन बनती है ना उसमें f डबल डैश का टर्म आता है, तो वो जो f डबल डैश दोनों इक्वेशन में आता है ना उसको मैंने कैंसिल करा दिया था। वो मैनिपुलेशन तुमको दिख जाएगा कि सर f डबल डैश को कैंसिल करा दीजिए। ठीक, तो उसके बाद जो रिलेशन बनता है ना वो बहुत इजी बनता है, वो आया था f डैश x प्लस f डैश y अपॉन 2 इज, रुक ऐसा कुछ आया था यार, याद भी तो नहीं रहता है ना, कुछ सेक्शन फॉर्मूला बन गया था, रुक जो मैं देख के बताता हूं क्या बना था। f डैश ऑफ x प्लस वाई बाई 2 ये बन गया था, f डैश x f डैश y बाई 2 ये बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम में से कुछ लोग समझ जाएंगे कि ये आपने डिफरेंशियबिलिटी में क्वेश्चन कराया था, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आपने बता दिया था कि f डैश को लीनियर फंक्शन होना पड़ेगा। बस मेरे ख्याल से इतना हिंट बहुत है, ठीक है? ओके ठीक, तो हाँ, तो ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, है ना? एफ डैश स्ट्रेट लाइन, एफ डैश स्ट्रेट लाइन होगा ना कि एफ, समझ गए? एफ तो कुछ क्वाड्रेटिक आ जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन कर लिया। यू वर गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट? हाँ ठीक है, और P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर P, सही आदर्श? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? तो मैक्सिमम लोगों ने किया होगा और मैं भी मानता हूं कि ये बहुत अच्छी अप्रोच थी। जब तुमसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है
ठीक है, तो मानते हो ये जो क्यू पॉइंट है ये लाइन का कोई पॉइंट है, सही है। तो मैं एज्यूम कर लूं कि सर ये जो क्यू है ये लैम्डा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू से आया है, ठीक है रूपता, ठीक है, और वो पर्टिकुलर वैल्यू मैंने मान ली लैम्डा बराबर लैम्डा। आई एज्यूम्ड लेट दिस बी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। अब तुम्हारे में से कई लोग बोल देंगे कि सर अब आप ये लैम्डा को फाइंड करना है, तो वाई नॉट यूज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू, कोई वेक्टर बताओ पी क्यू जिसके परपेंडिकुलर है, सोचो। तो मेरे ख्याल से ये जो लाइन का पैरेलल वेक्टर होता है वो पैरेलल टू लाइन होता है। तो हर कोई समझ रहा है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी, तो आई थिंक डॉट बी 0, सही। नाउ पी क्यू वेक्टर इज व्हाट, ए लैम्डा बी माइनस पी डॉट बी इज 0। तो आई थिंक आई ऑब्टेन्ड लैम्डा, लैम्डा निकल आया विच इज पी माइनस ए डॉट बी। अब ये कैलकुलेशन तुमको समझना पड़ेगा, अपॉन मॉड बी स्क्वायर। मानते हो अगर लैम्डा निकल गया तो इसका मतलब है क्यू ऑब्टेन हो गया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू इज व्हाट, ए प्लस लैम्डा विच इज इक्वल टू दिस into vector B. I think this is your answer to part 1. कई लोग समझ गए। अब रही बात इमेज, तो तुम में से कई समझदार लोग जानते हैं कि सर अगर फोटो परपेंडिकुलर निकाल दिया तो इमेज निकालना तो बहुत आसान है, P की इमेज P डैश। तो मुझे लगता है जो पोजीशन वेक्टर P डैश होगा ऑफ P डैश वो तो सेक्शन फॉर्मूले से आ जाएगा, है ना, 2:1 एक्सटर्नल रेशियो, 2 मल्टीप्लाइड विथ Q, है ना, -1 मल्टीप्लाइड विथ P अपॉन 2-1। भाई तुम लोगों को 2 फॉर्मूले सिखाए गए होंगे ना, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सिखाए होंगे ना, तो दोनों इस्तेमाल किया गया। इफ आई नो P एंड Q तो मैंने P डैश डायरेक्ट निकाल दिया। अब ये कैलकुलेशन तुम्हारे लिए छोड़ दी मैंने, ठीक, ये मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। जो लोग सिंप्लीफाई करने में इंटरेस्टेड हो वो खुद कर लेंगे। इजी। चलो सेम प्रॉब्लम का एक अच्छा अप्रोच बताता हूं, हालांकि ये बेस्ट सॉल्यूशन, देखो ये मेरी खुद की लाइकिंग का सॉल्यूशन है भाई, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी सोचना एग्जाम में दिमाग कम काम करता है। वहां पर जो ना हमको जो एकदम नॉर्मल पर्सन थिंकिंग होती है ना कि सर एकदम नॉर्मल वे, वो ज्यादा क्लिक करने की संभावनाएं होती है ना, और उसमें हम ज्यादा कॉन्फिडेंट भी रहते हैं कि यार मैंने सही किया है, ठीक। तो मैं बता तो देता हूं, संभव है कि एग्जाम में कोई इस तरह के आइडियाज यूज करे। इंटरेस्टेड इन क्यू, राइट? एक काम करो, इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट इमेजिन करो, कोई भी एक पॉइंट, है ना। कई लोग समझ रहे हैं कि सर हमें इनफाइनाइट पॉइंट पता है और आप हमसे कह रहे हो एक इमेजिन करो, ये तो हमारे लिए बच्चों वाली बात है। पुट लैम्डा बराबर 0 पोजीशन वेक्टर ए, देखो कितना आसान है, नहीं? तो तुमने चूज किया एक पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ए, है ना। तुमको जो लेना हो लो, हो सकता है कुछ लोग कहें कि सर मैंने तो a प्लस बी लिया है, वो a प्लस बी ले ले, मुझे कोई चिंता दिक्कत नहीं है। अब वेक्टर b, इस बात तो की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर आपने ऊपर माना है नीचे माना है इससे फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक। मैंने क्या किया, आई ज्वाइन पी ए वेक्टर, पी ए
पीए वेक्टर देख पा रहे हो? अब मैंने क्या किया, आई सेड कि यू आर इंटरेस्टेड इन फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट? तो जो तुमने कहा था क्यू, वही बोल रहा हूं, दिस इज क्यू। तो संभव है कि कोई पहचान पाए कि सर पी क्यू वेक्टर जो है, पी क्यू, वो पीए का कंपोनेंट पैरेलल टू बी है। सोचो सोचो सोचो, सही कहा या गलत कहा? कंपोनेंट पैरेलल टू बी। अब कई लोग इस बात को विजुलाइज कर गए ना कि सर बी का डायरेक्शन आप अपवर्ड लो और चाहे आप डाउनवर्ड लो। एक मिनट, मैंने कंपोनेंट पैरेलल बोल दिया, सॉरी, परपेंडिकुलर। कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी, बुद्धि लगाओ, सही है? तो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू राइट पी क्यू वेक्टर। तो जैसा मैंने अभी भी कहा, कंपोनेंट परपेंडिकुलर, तो अभी लास्ट क्लास में ही सिखाया था। आई थिंक ए माइनस पी वेक्टर, तुमने मुझे पीए वेक्टर का डायरेक्शन देखो ध्यान से कि सर पीए वेक्टर लोगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का डायरेक्शन क्यू की तरफ जाएगा, है ना? तो यूजिंग फॉर्मूला माइनस, तो कई लोगों को आज भी याद है कि सर अब आप कंपोनेंट पैरेलल लिखोगे ना, वेक्टर माइनस कंपोनेंट पैरेलल। तो कंपोनेंट पैरेलल क्या होता है? रटा हुआ है, ए माइनस पी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर इंटू वेक्टर बी। सही है ना? नाउ योर प्रॉब्लम इज डन। पी क्यू आ गया भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो आई एम श्योर कि अगर तुमको पी क्यू वेक्टर पता है तो यू ऑल्सो नो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। अब इतनी बुद्धि तो तुम लगाओ, है ना, कि पी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर पी है और पी क्यू वेक्टर ऑब्टेन हो गया, तो क्यू क्या आएगा? कुछ लोग समझ गए कि कंपोनेंट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर इज अ यूजफुल कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यार? सेकंड नंबर, सेकंड क्वेश्चन क्या था? रेडियस ऑफ स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग। जल्दी से हाँ बोलो। स्फीयर का रेडियस, ठीक है। रेगुलर टेट्राहेड्रन, रिमेंबर? रेगुलर, अब यार 3 डायमेंशन फिगर तो ऐसा ही दिखाई देगा, है ना? 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन को विजुलाइज तो लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक, नाउ इंटरेस्टेड इन स्फीयर दैट सर्कमस्क्राइब एंड स्फीयर विच इज इनस्क्राइब्ड। आंसर तो देखना पड़ेगा, है ना? तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चलो इसको विजुलाइज करना। एक काम करो, तुम तो 2D समझ लेते हो ना, तो ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड, इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लो, ठीक है? ये बोर्ड में इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तुम तो जानते हो ना कि सर ये सारे साइड्स जो हैं ये सब बराबर हैं, ठीक? तो एक कोई प्लेन, एक कोई फेस है ना, तो किसी भी एक फेस को मैंने ले लिया, ये बोर्ड में लाई कर रहा है। अब जो फोर्थ वर्टेक्स है वो बोर्ड के बाहर होगा। अब तुम इमेजिन करो, ठीक, कि जो फोर्थ वर्टेक्स है वो बोर्ड से बाहर, और उसे मैं तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन करूं और इक्वल लेंथ आए। कोशिश करो इस बात को सोचने की। तो क्या तुमको सिमेट्री से फील हो रहा है कि वो फोर्थ वर्टेक्स कहां होगा, है ना? तो
कॉमन सेंस से क्लिक करेगा कि इस ट्रायंगल का पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पॉइंट ऑफ सिमेट्री मतलब सेंट्रॉइड, सही है ना। तो तुम फील कर पा रहे होगे कि सर इस सेंट्रॉइड से वर्टिकली आउट है ना, इसके सेंट्रॉइड से किसी डिस्टेंस पर वो पॉइंट होगा, ऐसा तुमको सिमेट्री से नजर आ रहा होगा, है ना, कि सर ये जो पॉइंट होगा इसका डिस्टेंस सबसे इक्वल बनेगा। फीलिंग आ रही है। तो क्लिक किया कि अगर तुमने ए से बीसीडी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, तो तुमने अभी भी मुझको समझाया है ना ये बात कि सर ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये बीसीडी के सेंट्रॉइड पर आएगा। सोचो सोचो, ऐसा सिमेट्री से नजर आ रहा है ना। अभी तुमने कहा था कि सर इसके सेंट्रॉइड से वर्टिकल परपेंडिकुलर है ना, आउटवर्ड होगा पॉइंट, तो उसका सबसे डिस्टेंस बराबर बनेगा। बाय सिमेट्री इट इज क्लियर। बाकी जो लोग इस बात को बिलीव नहीं करेंगे तो उनको मैं बिलीव करा दूंगा कि देख, हर बात तुम चाहो तो प्रूव करो कि देखो ये पोजीशन वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये बन जाएगा बी प्लस सी प्लस डी बाय 3। मैं प्रूव कर दूंगा कि बी प्लस डी बाय 3, बी प्लस सी प्लस डी बाय 3 माइनस ए वेक्टर का डॉट विथ इसे परपेंडिकुलर टू प्लेन ही तो प्रूव करना है कि सर मैंने ए को सेंट्रॉइड से ज्वाइन किया तो ये वाकई में प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसी बात में इंटरेस्टेड हो ना, तो इस प्लेन का कोई भी एक वेक्टर, फॉर एग्जांपल सी माइनस बी, ठीक, तो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे कि सर ये बी प्लस सी प्लस डी बाय 3 माइनस ए का डॉट सी माइनस बी के साथ 0 दिखा दीजिए, राइट। बाकी कैलकुलेशन के लिए तुम लोग किसी एक वर्टेक्स को ओरिजिन ले लेना, वो तुम्हारे लिए इजी पड़ेगा कि सर इसको ओरिजिन मान लीजिए ना, ओरिजिन बी सी एंड डी, तो मेरे ख्याल से यू विल बी एबल टू प्रूव कि हाँ ये जो भी स्टेटमेंट मैंने कहा था वो सही आ जाएगा, राइट। और रही बात डॉट प्रोडक्ट की कि सर इसमें जब हम b प्लस सी प्लस डी बाय 3 माइनस 0 का डॉट सी माइनस बी करेंगे तो तुमको a डॉट बी की जरूरत पड़ेगी, b डॉट सी की जरूरत पड़ेगी। तो यार इस डायग्राम को जरा देखो ना, तो तुमको लगता नहीं कि सर b वेक्टर, d वेक्टर, c वेक्टर ये सब बराबर लेंथ है और इनके आपस का एंगल 60 तो होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल क्या बनेगा, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा, रेगुलर टेट्राहेड्रन, ऑल एजेस आर इक्वल। कोई सा भी ट्राइंगल देख लो, वो सारे ट्राइंगल इक्विलेटरल है। तो जो भी तुमको इंफॉर्मेशन चाहिए ना कि यार a डॉट बी, बी डॉट सी कैसे निकलेगा, सब निकल आएगा, ठीक। तो इस बात को लोगों ने विजुलाइज कर लिया कि हाँ बात ये बिल्कुल सच बात थी कि ये परपेंडिकुलर पड़ता है, ठीक। अब ऑब्जर्व करना ये एजी, ठीक। अब मैंने जो पहली क्लास वेक्टर की बताई थी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था मैंने, किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट है ना सेंट्रॉइड से ज्वाइन किया तो दोज लाइंस आर कॉन्करेंट एट ए पॉइंट, है ना। ये स्टेटमेंट पहली क्लास में दिया गया था कि वो सब एक पॉइंट पर मीट करते हैं, और इनफैक्ट तुमने उस पॉइंट को यह भी दिखाया था कि सर ये 3:1 रेशियो आता है ना, 3:1। तो मानते हो कि अगेन बाय सिमेट्री तुम इस बात को बता पा रहे होगे ना कि सर ये जो GA है इसको G1 बोल दो यार, G1A, और ये जो G2B है आराम से विजुलाइज कर पा रहे होगे ना कि सब बराबर लेंथ है, AG1 इज इक्वल टू BG2, ये सब बराबर है क्योंकि मैं रेगुलर टेट्राहेड्रन कर रहा हूं। तो तुम समझ गए कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है लेट्स से P 3:1, तो क्या ये जो P पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम A, फ्रॉम B, फ्रॉम C, फ्रॉम D, ये सब बराबर आ गया कि नहीं आ गया।
कि सर पीए पीबी पीसी पीडी बराबर आ गया। अब कुछ लोग समझ गए कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका चारों वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब कि वो जो स्फेयर है उसका सेंटर कौन है? उसका सेंटर यही पॉइंट है। दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ स्फेयर। गॉट इट? सर्कमस्क्राइबिंग। ठीक। इनफैक्ट स्फेयर जो इंस्क्राइब होगा, है ना, स्फेयर इंस्क्राइब्ड, मानते हो जो इंस्क्राइब्ड स्फेयर होता है उसके सेंटर से परपेंडिकुलर डालूंगा फेस के ऊपर, तो तुमको लग रहा है कि सर ये पी से आपने परपेंडिकुलर डाल तो दिया और ये फेस बीसीडी पर, तो क्या तुम मानते हो कि सर ये वन फोर्थ ऑफ दिस एजी लेंथ आ गया, AG1। इसी तरह से तुम क्या फील कर पा रहे हो कि जो PG2 है ये भी 1/4 ऑफ BG2, जो कि आपस में बराबर है, AG1 इक्वल टू BG2, ये सब बराबर है। तो क्या तुम लोग को ये भी दिख गया कि सर ये है आपका इन रेडियस, स्फेयर का इन रेडियस और स्फेयर का सर्कम रेडियस। लगाओ दिमाग लगाओ। स्फेयर सर्कमस्क्राइबिंग का रेडियस कैपिटल आर और इनस्क्राइब का रेडियस स्मॉल आर, है ना। तो तुम लोग को ओरली दिख रहा है कि सर ये तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर 1/3 नजर आ रहा है। तो अगर किसी का थोड़ा सा ज्योमेट्री पार्ट अच्छा है कि सर मैंने सॉल्यूशन ट्रायंगल अच्छे से किया था, तो वो कुछ अगर ऑब्जर्व करेगा तो कहेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रिलेशन 1/2 था, है ना। और रेगुलर टेट्राहेड्रन का रिलेशन देखो 1/3 आ रहा है। सही है ना, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है नहीं। अब रही बात निकालने की, तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, यू कैन गो बाय वेक्टर, यू कैन गो बाय ज्योमेट्री, जो तुमको अच्छा ऑप्शन लगे। ठीक। तो अगर तुम वेक्टर से जाते हो तो मैंने ये पोजीशन वेक्टर मान रखे हैं। ठीक। तो ये P है, P तुमको आज भी याद होगा कि वो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन पहली क्लास में बताया था, चारों पोजीशन वेक्टर का सम बाय 4। तो P पॉइंट विल गेट पोजीशन वेक्टर BCD बाय 4। दिस इज P। सही है। अब मुझे लगता है कि तुमको कैपिटल R चाहिए, तो कैपिटल R इज नथिंग बट AP, मॉड AP, एंड मॉड AP इज व्हाट? जो लोग वेक्टर से कर रहे हैं उनको बता रहा हूं, B प्लस D मॉड बाय 4। आई थिंक अब यहां पर तुम ट्रैप हो गए कि सर अब तो मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा, तो यू विल स्क्वायर, है ना, क्योंकि मॉड का स्क्वायर तुम जानते हो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इनफैक्ट मैंने फॉर्मूला डायरेक्टली रट रखा है ना, सिग्मा मॉड B स्क्वायर 2B डॉट C। समझ पा रहे हो ना व्हाट डज दिस मीन? नाउ आई थिंक मॉड B, डायग्राम को देखो, मॉड B, है ना, ओरिजिन कहां है? ओरिजिन तो ये है, मॉड B आई थिंक इज योर एज लेंथ, जिसको तुमने K कहा था, है ना। जो लोग करके आए वो जानते हैं कि सर एज लेंथ K थी। तो मॉड B स्क्वायर, मॉड C स्क्वायर, मॉड D स्क्वायर, दे आर ऑल इक्वल टू K स्क्वायर 3K स्क्वायर प्लस नाउ B डॉट C 2 times। नाउ B डॉट C इज व्हाट? ये पोजीशन वेक्टर लिखा था मैंने, समझ गए? तो B डॉट C इज व्हाट? मॉड B मॉड C, और एंगल बिटवीन B एंड C कितना है? 60। तो आई थिंक K इंटू cos 60 कितना होता है? हाफ। मेरे ख्याल से मैं इंटू 3 लिख रहा हूं, सबको कारण पता है कि सर सेम ही तो आएगा। सही है ना, B डॉट C डॉट A डॉट, है ना, B डॉट C डॉट D डॉट B सब बराबर आ रहा है। बस कर लो मैनेज, क्या आ गया? 6K स्क्वायर अपॉन 16। तो तुम्हारा कैपिटल R ऑब्टेन हो गया। तो लोग अपने आंसर चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं।
कि सर ये था आंसर, और अब स्मॉल आर पर तो मेहनत ही नहीं करनी, क्योंकि स्मॉल आर तो ये रहा, क्या ना, जब कैपिटल आर आ चुका है तो स्मॉल आर इज गॉन। ठीक, अब चलो ज्योमेट्री से बताता हूं, बाकी ये सॉल्यूशन ठीक था, जल्दी से इसको समझो तो फिर ज्योमेट्री की थिंकिंग बताता हूं, है ना। कईयों का मैच कर गया था, मैंने देखा था, मैंने आंसर कईयों ने सही लिखे थे। ठीक है। बाकी जिसने इसको ज्योमेट्री से करने की कोशिश की, ज्योमेट्री इनफैक्ट काफी आसान सॉल्यूशन था। ठीक, ऑब्जर्व करना है ना, एज यू सेड कि ए से परपेंडिकुलर, ए से परपेंडिकुलर, सही, जी पर पड़ा, ए जी। ठीक, अब मानते हो ये जो बीजी है, बीजी, इमेजिन करो, ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ये राइट ट्रायंगल नजर आ रहा है कि सर ए बी जी ए इज ए राइट ट्रायंगल, और बीजी समझते हो, बीजी ये तो 2/3 ऑफ मीडियन, अगर इसको एक्सटेंड करते तो मीडियन बन जाता, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन है वो, तो दिस इज 2/3 ऑफ मीडियन। एंड व्हाट इज योर मीडियन, क्या ना सर, इक्विलेटरल में मीडियन एल्टीट्यूड सब सेम होता है, तो यू विल इजिली से कि ये के है, ये 60 है, तो के साइन 60 है ना, के साइन 60, के √3/2, तो लोग समझ गए, ये रहा तुम्हारा बीजी, बुद्धि लगाओ, है ना, 2/3 ऑफ मीडियन, और मीडियन मैंने तुमको सीधा इस राइट ट्रायंगल से निकाल के दे दिया, फाइन। तो आई थिंक बीजी तुम्हारा आ गया, कैलकुलेशन देख लो, k/√3। अब मुझे लगता है कि ज्योमेट्री से तुम कहोगे सर पाइथागोरस लगाइए और एजी निकल आया, है ना, तो एजी इज k² माइनस BG² अंडर रूट, सो दिस कम्स आउट k√2/3, एजी आ गया। अब मानते हो सर दोनों सवाल एक साथ खत्म हो गए, आपका इस कैपिटल आर जो है P 3:1, तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये तो 3/4 हो गया, 3/4 ऑफ एजी, बुद्धि लगाओ, k√2/3, दिस इज योर कैपिटल आर, एंड व्हाट इज योर स्मॉल आर, 1/4 ऑफ एजी। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, है ना, बहुत इजी है, जिन लोगों को समझ है उनके लिए वेक्टर 3D बहुत इजी फील होने वाला है। ठीक, दे विल स्कोर, और उसके फायदे मिलेंगे कि सर यहां तो 4-5 सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, तो बस ऐसे ही लोग फिर गैप बनाना शुरू कर देते हैं, फिर उनके साथ के उन्हीं के बैचमेट्स रह जाते हैं पीछे, और वो लोग आगे निकल जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, अभी और बता रहा हूं, एक और क्वेश्चन था, आई रिमेंबर, एक तो एसओटी का ही क्वेश्चन दे दिया था, है ना। गुड, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम
था तुम्हारा फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी, किसी भी ट्राइंगल के लिए प्रूव करो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c ग्रेटर इक्वल टू -3/2। यही था ना क्वेश्चन। अब सोचने की कोशिश करो कि यार ट्राइंगल में, मैंने तो कहा ये ज्योमेट्री का बेस है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक। अब सोचो जो लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल को छोड़ करके बाकी पढ़ रहे हैं उनका क्या क्या हाल होगा कि सर वो फाउंडेशन को छोड़ करके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचने की कोशिश करो कि किसी ट्राइंगल में तुमने 2a एंगल, 2b एंगल, 2c एंगल को कहीं देखा है? सोचो सोचो कि यार ट्राइंगल में 2a एंगल मैंने कहीं देखा है, कहीं तो बनता है 2a एंगल। दिमाग पे जोर डालो, देखना दिमाग जवाब देगा। दिमाग से अपन जो सवाल करते हैं ना, दिमाग पक्का आंसर करता है। थिंक। वेरी गुड आशीष। तो आशीष कह रहा है कि सरकम सेंटर पर भाई जो तुम्हारे साइड्स है ना वो 2a 2b 2c एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो देखो आशीष ने एक बार में सही बता दिया कि सर BC एट सरकम सेंटर विल फॉर्म ट्वाइस द एंगल एट सरकमफेरेंस। तुम लोगों को तो पता है कॉर्ड एट सरकमफेरेंस, कॉर्ड एट सेंटर, दिस इज 2a। बस तो क्लिक कर गया कि यार ये तो कुछ सरकम सेंटर की मदद से क्वेश्चन होगा, ठीक। अब अगेन जिसको थोड़ी सी समझ और है कि सर एक तो ये इंटरेस्टिंग बात पता पड़ी, ठीक। अब जब यू विल लुक एट दिस टर्म cos 2a प्लस cos 2b, तो मानते हो cos ऑफ एंगल को देख करके डॉट प्रोडक्ट की फीलिंग आती है कि यार ये वेक्टर और ये वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करो, अपने आप cos 2a सामने आ जाएगा। सोचो, सही कहा ना। अब तुम तो जानते हो कि अब प्रॉब्लम वेक्टर पे जा चुका है कि सर अब वेक्टर सोचने हैं, तो मैं पोजीशन वेक्टर एज्यूम करना शुरू करूं, ठीक। तो मैं कन्वीनियंस के लिए ओरिजिन सरकम सेंटर को मान रहा हूं। अभी तुमको समझ में आएगा कि ऐसा करने से क्या फायदा हुआ। अरे ये तीनों लेंथ बराबर हो जाएगी, OB OC OA। लेट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A एंड B एंड C टू बी दिस। तो कुछ लोग समझ गए कि सर मॉड A बराबर मॉड B बराबर मॉड C, ठीक है। इजी। बस अब तो तुम पहले से ही डिसाइड कर चुके थे कि मुझको cos 2a का मतलब है B डॉट C, ठीक। अब इसी तरह से आई एम इंटरेस्टेड इन B डॉट C, फिर आगे प्लस भी करना है भाई, है ना। और सभी लोग समझ रहे कि सर जब B डॉट C लिखोगे तो R इंटू आर cos 2a, तो R स्क्वायर तो कॉमन आ गया। अब इसी तरह से समझ पा रहे हो कि C डॉट A, इसी तरह से A डॉट B, तो सब में R स्क्वायर कॉमन निकल गया। तो सीधा थॉट आ रहा है कि यार ये A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A की जरूरत है, और A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A, है ना। नॉट ओनली वेक्टर, आप तो किसी भी जनरल पे पूछ लेते कि दो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके सम करना है। तो ये थॉट तो मुझे सीक्वेंस, मुझे क्वाड्रेटिक के जमाने से पता है कि जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके सम होता है तो मेरा दिमाग काम करता है सबको जोड़ो और होल स्क्वायर करो, सही है ना। तो देखो एक ही थॉट कैसे अलग अलग तरह से लगता है कि सर सेम आइडिया वेक्टर में लग गया, है ना। क्या पता तुमको सेम आइडिया कभी बाइनोमियल में लगता दिखे, ठीक। लेकिन आइडिया तो एक ही है कि whenever I find taken two at a time multiplied and then add, तो उसको सोचने का बेस्ट तरीका है नंबर को जोड़ के होल स्क्वायर। तो आई एम गोइंग टू कंसीडर A प्लस B प्लस C बिकॉज इंटरेस्टेड इन A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A, मॉड स्क्वायर।
नाउ इंटरेस्टेड टू इन्वॉल्व इनइक्वालिटी, कि इनइक्वालिटी को इन्वॉल्व करना है, तो यार सिंपली बोल दो ना कि मॉड स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0 होता है। आई थिंक योर प्रॉब्लम इज ओवर, खत्म हो गया सवाल। दिस इज ऑल इक्वल टू कैपिटल आर 3r स्क्वायर 2 टाइम्स r इंटू आर इंटू cos 2a cos 2b cos 2c। आराम से सोचो, हो गई इनइक्वालिटी प्रूफ। सिग्मा cos 2a ग्रेटर इक्वल टू -3/2 यूजिंग वेक्टर्स। अब इसका सेकंड पार्ट तो बिल्कुल बेमतलब का क्वेश्चन था। डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर था कि ऑर्थो सेंटर था? सरकम सेंटर। तो इसी के आगे कंटिन्यू कर जाओ कि सर सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर ओजी, तो आप तो मॉड ओजी का स्क्वायरिंग करो 1/9 a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और यहां से वैल्यू भी पुट करा दो। अब आंसर वो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, अब वेक्टर तो खत्म हो चुका है, ठीक है ना, तो वेक्टर का तो कोई रोल नहीं है। अब जिसको अकल है केवल वो बताएगा कि जब हमको स्मॉल ए चेंज करना है तो उसे आइडिया आएगा, सबको नहीं आएगा, कि यार साइन लॉ 2r साइन ए की मदद से स्मॉल ए क्रिएट होगा। तो व्हाट ही विल डू, नॉट एवरीवन विल डू, केवल वही करेगा, ठीक है, कि वो cos 2a को लिखवा देगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बाकी लोग तो हाउ ही करते रहेंगे कि सर हाउ हाउ कैसे क्लिक किया, सर ये कैसे क्लिक किया, ठीक है। जिनको समझ है वो करते अपने आप करते चले जाएंगे वो, ठीक है, दे विल डू योर देमसेल्व्स ओनली। सिग्मा था ना ये, तो आई थिंक सिग्मा बस आ गया आंसर। 1 + 1 + 1 3 6 9r स्क्वायर -4 दैट इज 2r साइन ए, बस आ गया आंसर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है ना। और तो कोई होमवर्क नहीं था, हो गए जितने भी प्रॉब्लम लास्ट क्लास में दिए थे डन। सही है भाई आशीष, हो गया ना वेक्टर्स का सारा डिस्कशन कंप्लीट। ठीक है, चलो थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं ना। लेट्स नो द मीनिंग ऑफ A क्रॉस B वेक्टर, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक, पूरा फिजिक्स ही क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर रखा हुआ है, ठीक। कि सर जितने लोगों को अभी तक क्रॉस प्रोडक्ट की फीलिंग अगर मिसिंग है तो इसका मतलब है कि उनका फिजिक्स अब तक 0 होगा, 0, उनके नंबर या तो नेगेटिव आते होंगे या 0 आते होंगे, ठीक है। A क्रॉस B एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, डिफाइंड लाइक दिस, जहां थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी। सही, दिस इज द मॉडुलस, ये तो मॉड है, ए क्रॉस बी का मॉड बराबर दिस, एंड एन कैप इज यूनिट वेक्टर।
एन कैप इज यूनिट वेक्टर along A cross B. ठीक है ना, मॉडुलस इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। अब तुमको डायरेक्शन देखना आना चाहिए कि ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक, तो पूरे फिजिक्स में तुम लोग फिंगर्स को घुमा घुमा करके क्रॉस प्रोडक्ट ही तो देखते रहते हो ना, कि सर आप क्या फील दोगे हमें वेक्टर की। हमें तो आपसे ज्यादा अच्छी फील है, हम उल्टा आपको सिखा देते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। सही है। मेरे ख्याल से दो वेक्टर, तुम तो जानते हो कि फ्री वेक्टर होता है, आई कैन ऑलवेज ज्वाइन टेल, दोनों के टेल ज्वाइन कर सकते हैं। एज सुन एज यू ज्वाइन टेल, तुम कहोगे कि सर हमेशा ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर, मैं आपको हमेशा एक प्लेन दे दूंगा जो दोनों को कंटेन करेगा, है ना, क्योंकि लोग जानते हैं कि सर ये दोनों को लेकर के आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हो विथ टू एज साइड। सही कहा मैंने। और जब एक पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा तो वो जो पैरेललोग्राम होता है वो एक प्लेनर फिगर होता है। ठीक, पैरेललोग्राम इज ए प्लेनर फिगर। तो देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, है ना, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। राइट, तो अब तुमको सबको पता है कि ए क्रॉस बी कैसे देखते हैं। ए से बी के टुवर्ड फिंगर को कर्ल करो, ए से बी, तो जो थंब होता है, थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो डायरेक्शन है वो प्लेन कंटेनिंग ए बी के परपेंडिकुलर आएगा, है ना। तो प्लेन विच कंटेन ए एंड बी, मैंने कहा ना टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, तो जो भी प्लेन ए बी को कंटेन करेगा उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन यू विल गेट। बस इतना जानना बहुत है अबाउट डायरेक्शन। अब इसमें डेफिनेटली तुम समझ पा रहे होगे कि सर बोर्ड के आउटवर्ड आएगा डायरेक्शन या इनवर्ड आएगा, वो फिंगर घुमा करके समझ लेंगे। तो देखो ना फिगर, यहां ए से बी की तरफ घुमाया तो आउटवर्ड आया। ठीक, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्लियर, मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन का। तुम चाहो तो मैग्नीट्यूड को भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर ये जो मॉड ए क्रॉस बी है ना, हम आपको इसके लिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम with A and B as adjacent sides. Adjacent sides आराम से फील कर सकते हो कि इफ यू कंप्लीट अ पैरेललोग्राम तो जो भी एरिया आने वाला है वो ही मॉड ए क्रॉस बी है ना, मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। तो ट्रायंगल तो सबको ही पता है कि सर ये लेंथ इंटू साइन इंटू हाफ इस ट्रायंगल का एरिया, और पैरेललोग्राम का एरिया उसका ट्वाइस कर दो। सही। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, डेफिनेशन की बात तो बहुत हो गई। तो you can see easily this time cross product is not commutative, commutative नहीं है। अरे उल्टा डायरेक्शन आ रहा है यार, है ना। ए से बी के टुवर्ड फिंगर घुमा के देख लो आउटवर्ड, और बी से ए के टुवर्ड घुमा के देख लो, दिस टाइम डायरेक्शन इज अपोजिट, लेकिन मॉडुलस सेम है, मॉड मैच कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट 180 डिग्री, है ना। तो समझ पा रहे हो कि हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और क्या जानने की इच्छा है अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट?
कम्यूटेटिव नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव इज ट्रू। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। सही। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाते हैं। फिर वही बात कि सर वो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस आई, दोनों एंगल वेक्टर के बीच का एंगल है ना, दोनों वेक्टर का जो एंगल है वो 0 है, तो इट विल बी अ नल वेक्टर। साइन 0, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। और वहीं अगर आई क्रॉस जे की बात की जाए तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर कन्वेंशनली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना, तुम लोग को सिखाया जाता है ना कि एक्स वाई लाइक दिस, तो जो पॉजिटिव जेड होता है वो आउटवर्ड, एक्स से वाई की तरफ फिंगर्स को करो, है ना, वो एक्स वाई जेड का डायरेक्शन तुम लोग को सिखाया जाता है कि पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड साइक्लिक ऑर्डर में होता है। तो आई गेस यू ऑल अंडरस्टैंड कि दिस इज के कैप। और अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया कि नहीं जे क्रॉस आई बताओ, तो इट इज माइनस के। तो तुम लोग ये सब फिजिक्स में कैलकुलेशन करते हुए आए हो, है ना, साइक्लिक ऑर्डर आई जे के आई, तो यू अंडरस्टैंड। तो साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने पर तुम समझ पा रहे हो कि हाँ ये सारी बातें हम पहले से जानते हैं। ठीक, अब बताती है कि किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो तुमको फिजिक्स में यह भी बताया गया होगा कि डिटर्मिनेंट से कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है ना। लेट वेक्टर ए, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू प्रूव एनीथिंग, है ना, दो बार पढ़ के क्या करोगे। तो ए क्रॉस बी का कैलकुलेशन करने के लिए बताया गया होगा कि इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई जे के। ठीक है, बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से प्रूफ होता है ना कि दिस क्रॉस दिस, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव खोल दो तो आंसर वही आता है जो इस डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है। ये क्या लिख दिया, A2। सही। और भी कुछ प्रॉपर्टी ले लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट 0, व्हेन इज क्रॉस प्रोडक्ट 0, जिसको अकेले वो आराम से बता देगा कि या तो कोई भी वेक्टर नल वेक्टर हो, या फिर वेक्टर्स आर पैरेलल। एंगल बिटवीन देम इज आइदर 0 और 180, उस केस में भी क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होगा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज और देखते हैं। अब कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। आई थिंक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ टू साइड्स, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑल्सो यू अंडरस्टैंड, हाफ मॉड ए क्रॉस बी। सही। आई थिंक वन शुड ऑल्सो नो
वैसे तो मैंने एसओटी में बताया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल वेक्टर, इन्हीं सब कारणों से मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी लोगों को कैलकुलेशन इजी लगता है, क्योंकि मैं सारे कंसेप्ट को लेके चलता हूं, है ना। कभी भी कहीं भी कोई सा भी कंसेप्ट लगा देता हूं, है ना, कि पता पड़ रहा है कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल कर चल रहा है और वहां पर कहूंगा यार D1 क्रॉस D2 हाफ आंसर, ठीक है ना, कि पता पड़ा क्वेश्चन में तो ये कोऑर्डिनेट दिए थे, ये 4 कोऑर्डिनेट दिए थे और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा था, तो बजाय 2 ट्राइंगल का डिटर्मिनेंट से एरिया निकाल के जोड़ने के, मैंने कहा हटाओ, 4 पॉइंट को जरा रफ स्केच किया और कहा कि इसका डायगोनल वेक्टर निकाल दो, इसका डायगोनल वेक्टर, और तुमसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करवा दिया। D1 क्रॉस D2 हाफ, दिस इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सॉल्यूशन ट्रायंगल बताया, आई रिमेंबर, ठीक है ना। मेरे ख्याल से मैंने 12th वालों को भी रिकमेंड किया था कि यार अपना एसओटी सुधार लेना तुम लोग। चाहो तो मैं वेक्टोरियल प्रूफ बता देता हूं। नाउ आई एम नॉट डूइंग कि ये 4 ट्राइंगल को जोड़ करके प्रूफ करते हैं, अब तुमको चलो थोड़ा सा वेक्टोरियली करते हैं ना। मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स से ABCD, मैंने क्या किया, मैंने AB वेक्टर डायरेक्शन टुवर्ड्स B, DB वेक्टर, समझ ही पा रहे हो, DB वेक्टर लिखते तुम समझ पा रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट इनटू हाफ। मैंने इसके ऊपर मॉड पुट ही नहीं किया। अभी एक काम करो, बगैर मॉडुलस के इसको समझ देखते हैं। तो ये जो भी वेक्टर है, मानते ये वेक्टर ABD ट्रायंगल का एरिया के बराबर मैग्नीट्यूड लेगा, मैग्नीट्यूड सेम एज दिस ट्रायंगल, ठीक है। एक मिनट तुम्हारी चैट स्क्रॉल करने के लिए बुलाता हूं जरा, है ना। तो दिस इज मैग्नीट्यूड इक्वल टू ट्रायंगल एरिया, और क्योंकि ये एक वेक्टर है, एग्री करते हो, दिस इज अ वेक्टर, मैंने मॉड लगाया नहीं, तो तुम तो फिंगर कर्ल करोगे ना यार कि सर AB से BD, AB BD। मैंने कहा ना तुम लोग वेक्टर्स तुम पढ़ा सकते हो, ठीक, कि सर आप AB से DB की तरफ फिंगर घुमाइए, तो AB DB, ये फिंगर कर्ल हुआ। तो क्या इमेजिन कर पा रहे हो कि ये इनवर्ड डायरेक्शन है, बोर्ड का इनवर्ड, ठीक, डायरेक्शन को ध्यान रखना, ठीक, अंदर की तरफ गया ना डायरेक्शन, तुम्हारी तरफ नहीं आ रहा है, तुम्हारे अपोजिट आ रहा है, ठीक। अब इसी तरह मैंने क्या किया, ये जो नेक्स्ट ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल, DB वेक्टर क्रॉस CB, चलो हाफ को कॉमन रखो है, ठीक। अब बहुत कंसंट्रेट करने वाली बात है कि विदाउट मॉडुलस लिख रहा हूं मैं, विदाउट मॉडुलस, वेक्टर की तरह, दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर। तो तुम बता चुके हो मुझे कि सर ये कुछ डायरेक्शन आया, कुछ ABD ट्रायंगल का एरिया,
अभी भी तुमने कहा था कि सर ये जो वेक्टर है ये एबीडी ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, ठीक, उसका मॉड, और कुछ डायरेक्शन होगा एन कैप, तो डेल्टा वन एन कैप दिस वेक्टर इनटू हाफ, ऑल्सो आई हैव टेकन, हाफ को भी ले लो, ठीक, ये पूरी क्वांटिटी। अब इसी तरह से हाफ इंटू दिस, तो इतना तो तुम डिसाइड कर चुके हो कि हाफ इंटू दिस है तो डेल्टा टू, सेकेंड ट्रायंगल मैग्नीट्यूड, लेकिन अब डायरेक्शन के बारे में सोचो। व्हाट आई सेड इज डीबी क्रॉस सीबी, है ना, तो डीबी से सीबी की तरफ फिंगर घुमाओ, तो क्या तुमको नजर आया कि सर ये भी अंदर आ रहा है? तो क्या तुमको नजर आया कि सर ये जो दो वेक्टर आपने लिखे हैं दोनों का डायरेक्शन सेम है? तो इसका मतलब अगर आपने एन कैप यूज किया है तो अगला भी एन कैप यूनिट वेक्टर ले रहा है, ठीक। तो मेरे ख्याल से तुमको फील आया कि अगर यहां पर तुमने कुछ क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा कर दिया होता कि सर ये सीबी क्रॉस डीबी लिख दिया मैंने, मान लो, तो क्या होता? तो ये क्वांटिटी माइनस डेल्टा टू एन कैप बन जाती, समझ रहे हो? और फिर जब मैं मॉड लेता कि चलो अब इस क्वांटिटी का मॉड लो, तो मानते हो इस तरीके से तुम्हारे करने से आंसर क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया कि सर मॉड ऑफ दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि डेल्टा वन और डेल्टा टू ऐड हो रहे हैं। और अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया होता कि ये क्वांटिटी माइनस ऑफ डेल्टा एन कैप आ जाती, तो जीरो नहीं आता गधे, डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू आता है। कोई जरूरी थोड़ी कि डेल्टा वन डेल्टा टू का एरिया बराबर है जो जीरो बोल रहे हो, थोड़ा तो सोचा करो बोलने से पहले। तो ट्रायंगल्स के एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, गॉट इट? तो फिर आंसर जो है ना दोनों ट्रायंगल का डिफरेंस आता है। तो क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं क्वाड्रिलेटरल में, तो मानते हो ये जो क्वांटिटी है ये इक्वल टू सम एन कैप इनटू क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ रहा है। तो बस तुम इसको मैनिपुलेट कर लो और फिर जो भी आंसर आए उसका मॉड आंसर है, ठीक। तो अब तुम अपनी बुद्धि लगाओ कि सर मेरा वेक्टर बहुत स्ट्रांग है, तो अभी आपको दिखाता हूं कि देखो मेरा वेक्टर कितना स्ट्रांग है ना। तो तुम लोग क्या करोगे, कहोगे कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की फीलिंग आ रही है, लेट्स राइट माइनस सीबी क्रॉस डीबी, है ना, एंड नाउ डूइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए बी माइनस सी बी क्रॉस डी बी। मेरे ख्याल से कई लोग बात समझ पा रहे कि ये क्या हो क्या रहा है ना। तो आई कैन राइट लाइक दिस। अब रही बात ए बी माइनस सी बी, तो तुम तो ट्राइंगल लॉ समझते हो ना कि सर गो टू दिस ट्राइंगल। तो ए बी वैक्टर ए सी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर। तो एग्री करते हो? ए बी माइनस सी बी बराबर ए सी, सो दिस बिकम ए सी क्रॉस डी बी हाफ। तो मैंने प्रूव कर दिया कि मॉड ऑफ डी वन क्रॉस डी टू क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है। ये सामने प्रूफ पड़ा है भाई, ठीक। तो रटना है, मैं प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट यूज करूंगा, ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट फील ले लो भाई कि सर ए क्रॉस बी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन आता है ऑफ ए बी। तुमको आज के बाद इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि सर ए क्रॉस बी की समझ नहीं होने से कितना नुकसान है। आज के बाद समझ में आ जाएगा कि सर फिजिक्स तो हाथ से गया ही, मैथ्स में पूरा वेक्टर हाथ से चला गया। क्योंकि आज वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाने के बाद, आज के बाद जितना वेक्टर चलेगा लोगों को दिखाई देगा कि सर थ्रू आउट ए क्रॉस बी ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। जिसको ए क्रॉस बी की फील नहीं उसको वेक्टर की फील नहीं, ठीक। तो इस बात को एकदम दिमाग में घुसा लो कि ए क्रॉस बी जो है
वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो वो ए के भी और बी के भी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना? कुछ लोग समझ गए ना इस बात को? प्लेन कंटेनिंग ए बी का अगर ये मैंने पहली क्लास में कोप्लेनर वेक्टर में बताया था कि कोई भी वेक्टर अगर प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होता है तो वो सारे वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। सही? और क्या इंपॉर्टेंट है टू नो अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट? चलो बताओ। अभी और भी अच्छी बातें बताता हूं क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ भाई, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्विकली। फट से आंसर आ गया ना कि सर इसमें क्या है? दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग होता है ना? एज सुन एज आई हियर वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन या वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, तो तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि अरे यार ये तो क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग होगा, है ना? तो वेक्टर इज अलोंग दिस, नाउ मेक इट यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर तो सबको बनाना आता है। अब मेरे ख्याल से तुम लोग जानते हो कि सर बोर्ड का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर दो होंगे, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड, है ना? ऐसा तो नहीं कि सर इनफाइनाइट होंगे, एक परपेंडिकुलर वेक्टर लाइक दिस, एक लाइक दिस। तो मेरे ख्याल से तुम लोग जानते हो कि सर एक ही डायरेक्शन के अगर सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड के जो वेक्टर्स होते हैं वो सब इक्वल वेक्टर कहलाते हैं, है ना? तो यूनिट वेक्टर टू प्लेन अगर बात की जा रही है तो सिर्फ दो ही आंसर होंगे। सही? कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट की फील बिठा लो बस। राइट? कि परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स या परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स इज अलोंग क्रॉस प्रोडक्ट। चलो थोड़ा सा ट्राइंगल से रिलेटेड फिर बात करते हैं, लेकिन अब की बार मेरा थोड़ा नजरिया अलग है। दिस टाइम साइड्स वेक्टर नहीं देके मैं तुमको वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर दे रहा हूं। गिवन द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी, ठीक? तो आई वॉन्ट टू नो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक? तो बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आता है। किसी भी दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, एनी टू साइड्स, कि सर हाफ बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी देन मॉड। खोलो इसको, स्टॉप देखो, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव इसको एक्सपेंड करो, तो देखो बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी को मुझे लगता है मैं सी क्रॉस ए लिख सकता हूं, माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी।
तो कैलकुलेशन करने से आई एम गेटिंग दिस आंसर। तो भाई थोड़ा बहुत तुम मगिंग मैं रिकमेंड करता हूं, रीजन कि सर इससे थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है और कुछ नहीं। तो रटने में इजी है ना, कि कहीं भी वर्टेक्स से स्टार्ट करो और साइक्लिक ऑर्डर में लिखते जाओ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। तो मैं प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। इफ आई नो द वर्टिसेस, अरे मॉड बी स्क्वायर मिसिंग, वो बी स्क्वायर नहीं था, वो बी क्रॉस बी था एक्चुअली, इसीलिए मिस हो गया। ठीक है ना, अगर वो मॉड बी स्क्वायर होता तो मिस नहीं होता। याद करते जाओ, आई विल अप्लाई इट डायरेक्टली। ठीक है, रटने में इजी है ना। इससे तुम कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी की भी बात कर सकते हो। 3 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर ए बी सी। सोचो, सिंपल, एरिया 0, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, तो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में रिजल्ट है ना। इसको तो मैं रिकमेंड करूं नहीं करूंगा, चिंता मत करो। ये सब तो दे आर गुड प्रॉब्लम्स, कि सर ऐसे सवाल क्यों नहीं एग्जामिनर वन और मोर में पूछ लेगा, है ना। यार वन ऑफ द ऑप्शन 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी विल बी कोलिनियर इफ, तो उसको सही कर दिया। और क्या, कितना रट के जाऊंगा ना, कितने सवाल याद करके जाऊंगा। आइडिया क्लियर। बस मेरे ख्याल से इतनी बातें याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। एक फॉर्मूला और लिखवा दूं यार, एक और फॉर्मूला है जो कि यूजफुल है काफी, इसे भी तुम्हारे बुलेट पॉइंट्स में ही जाने दो। कॉल्ड लैग्रेंजियन आइडेंटिटी। तुम लोग को लगेगा कि बहुत अजीब सा, कि यार सर ये फॉर्मूला क्यों लिखवा रहे हो, लेकिन जो भी बात मैं कहूं इंपॉर्टेंट, मतलब वो इंपॉर्टेंट है। मॉड ए क्रॉस बी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड लैग्रेंजियन आइडेंटिटी। रटो, काम आएगी। प्रूफ में कोई दम नहीं है, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। सबको पता है कि हाँ सही होता है, साइन स्क्वायर बराबर 1 - cos स्क्वायर। एक्चुअली जब भी लोग मॉड में फंस जाते हैं ना, मॉड में, तो वो तुम लोग जानते हो कि सर मॉड में अटकने के बाद लोग स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक, अब एक फीलिंग है नॉर्मल कि सर डॉट क्रॉस के कंपैरिजन में कहीं आसान होता है ना। तुम हमेशा इस बात को फील करोगे कि डॉट प्रोडक्ट इज इजियर टू सॉल्व देन क्रॉस। तो अगर कभी क्रॉस प्रोडक्ट में अटक गए ना, कि सर मैं मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में अटक गया, तो तुम्हारी ये करेगा मदद। ठीक है ना, कि हटाओ क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट में चेंज करो, और फिर उसके बाद मुझसे स्मूथली कैलकुलेशन होती जाएगी। ठीक।
क्विकली। फर्स्ट क्वेश्चन तो सभी समझ गया ना, आई माइनस टू जे प्लस के, हाँ ठीक है। आई थिंक क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर दिया ना कि सर ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन। साफ कहा है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर, तो इसका मतलब है लाइन जो है वो ए क्रॉस बी के अलोंग होगा। तो जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है, इसको डिटर्मिनेंट से लोगों ने सॉल्व कर दिया, मैं बस आंसर कॉपी कर लेता हूं। इसका कोई भी स्केलर मल्टीपल ले लोगे है ना, तो आई माइनस टू जे प्लस के, जो लोग -2 + 4 -2 कह रहे हैं, दे विल अंडरस्टैंड कि सर आई माइनस टू जे प्लस के कहा जा सकता है। तो योर आंसर टू लाइन, आई नो पैरेलल वेक्टर, आई नो पॉइंट ऑन इट, सो पैरेलल वेक्टर, ये था आंसर। अगला मैंने कहा ना एकदम फील्ड डेवलप कर लो। परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर मतलब अलोंग क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने कहा ना ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है आगे के पूरे वेक्टर्स, चाहे वो 3D पढ़ो है ना, तो आगे आने वाले सारे कंसेप्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि दो वेक्टर का जो परपेंडिकुलर होता है वो अलोंग क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये क्या आंसर लिख रहे हो यार, आंसर तो वेक्टर आएगा ना। कैलकुलेशन तो नहीं बता पाऊंगा ऋतुराज, आंसर शायद होगा भी नहीं लिखा हुआ, नहीं आंसर। हाँ सुजल अप्रोच सही बता रहे हो, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि सबकी अप्रोच सही गई होगी, सबने पहचान लिया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कॉपीड। एक काम करो, क्योंकि अब ड्रॉपर्स को तो भेज दूंगा, तुम लोग मुझे क्वेश्चन नंबर लिखवा दो, है ना, कि सर पैराग्राफ एंड इंटीजर में डाउट। वैसे मेरा मानना है कि पैराग्राफ दोनों ही आसान है ना, क्योंकि अभी वो टाइम आउट हो जाएगा और चलो मैं अपनी मर्जी से ही बता दूंगा, हटाओ।
सभी ने कर लिया ना? आंसर चेक करना पड़ेगा, प्रखर है ना? मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने नहीं, जो मैंने पढ़ाया नहीं आदर्श, वो मेथड अभी यूज नहीं होगा, लेकिन जो तुम लिख रहे हो वो डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन अभी नहीं है ना, क्योंकि जितना मुझे आता है अभी सिर्फ उतने से ही करेंगे। तो आई गेस कि तुमने सभी ने इसे वन साइड कलेक्ट किया और फिर तुमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहचान ली कि सर आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी को यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव कैन राइट लाइक दिस। सही है? अब तुम तो जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब आता है, या तो कोई वेक्टर जीरो हो जाए, बी नल वेक्टर नहीं है, आर माइनस सी नल वेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि आर को अगर सी लिया तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी कि सर सी डॉट ए जीरो नहीं आ रहा। चाहो तो करके देख लो, सी डॉट ए, यू कैन चेक। तो सिर्फ तुम्हारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बची, दिस शुड बी पैरेलल, आर माइनस सी इज पैरेलल टू बी वेक्टर, है ना? और अब तुम समझ रहे हो कि सर टू ऑब्टेन लैम्डा यूज दिस कंडीशन, आर डॉट ए सी प्लस लैम्डा बी डॉट ए। मुझे लगता है तुम लोग को टॉपिक बहुत इजी लग रहा होगा ना, कि सर फिजिक्स में काफी मदद हो चुकी है हमारी, बस अब तो कैलकुलेशन कर लो। सी डॉट ए, तो ये रहा सी 8 सी डॉट ए प्लस लैम्डा बी डॉट ए। तो आई थिंक लैम्डा ऑब्टेन हो रहा है। सी डॉट ए देख लो कितना आ गया, 8 प्लस 7 15, बी डॉट ए 2 प्लस 1 3, लैम्डा इज -5। तो योर आर वेक्टर है ना, सी प्लस लैम्डा बी, सी वेक्टर क्या था, बस ये जो भी आंसर है ये करेक्ट आंसर है, -5 टाइम्स बी वेक्टर आई जे के। नहीं, आंसर मैंने लिखा है, मैच कर सकते हो ना, कुछ लोगों का आंसर मैच हो रहा है। डन। मैंने सही निकाला है, तुम देख लेना कि तुम लोग अपने अपने अलग अलग आंसर निकाल सकते हो, कि सर हम आपका आंसर क्यों निकालें, हम लोग अपने खुद के नए आंसर निकालेंगे। ठीक है, आपने सी डॉट ए निकाला है, हम कुछ और निकालेंगे। डू दिस। इसे मैं कंस्ट्रक्शन से एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, ये दोनों क्वेश्चन घर से तुम लोग अटेम्प्ट करके आना, ये मैं कंस्ट्रक्शन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
अब देखो स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ट्राइंगल अपॉन ट्राइंगल लिख दिया, इसका मतलब तुम समझ जाना, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। नहीं एजम्पशन तो बहुत पूरा सॉल्यूशन भाई, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में आर वेक्टर को x1i y1j z1k मान करके तो बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो अभी पिछले सॉल्यूशन से भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, उससे भी इंप्रूव करूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा जितना है उसके बेस पर तो अभी मैं पिछला सॉल्यूशन ही अच्छा सॉल्यूशन कहलाएगा। ये करके आना, ठीक है। होमवर्क में वेक्टर एक्सरसाइज 1 पूरी नहीं करनी है, ओनली 10 प्रॉब्लम्स, केवल 10 प्रॉब्लम्स, ठीक। और तो नहीं बढ़ाने, बढ़ा सकता हूं ना वैसे। चलो 12 प्रॉब्लम्स, ठीक। और ये प्रॉब्लम्स करके आना। और लव पेपर डिस्कस कर देता हूं क्विकली। नहीं अपलोडेड है, शीट है, अपलोड हो चुकी है। पैराग्राफ एनी डाउट क्विकली। पैराग्राफ नो डाउट ना, इजी था। इंटीजर एनी डाउट, इंटीजर चलो अच्छा ठीक है, सोच लिया। लो 10 करके आ जाना बस, चलो ओनली 10। शुरू के इजी क्वेश्चन है, नो डाउट। हाँ बिल्कुल ड्रॉप पर चले जाएं, मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं, क्योंकि सर बहुत इजी क्वेश्चंस थे। ठीक ठीक है, चलो भाई डिस्कशन ओवर, गुड नाइट, जय हिंद। क्वेश्चन 4 इंटीजर, क्वेश्चन 4 इंटीजर है भी, 3 तो क्वेश्चन है यार। है चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। प्रद्युम्न क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एफ एक्स एक्स आ जाता है, ठीक। x + 1/x था क्वेश्चन, चल बंद कर।